हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, कक्षा 10 के विज्ञान के हम 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। नेत्र जो होता है, जिसको हम आम भाषा में आंख भी बोलते हैं, हमारी एक महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय है। इसके द्वारा हम वस्तु को देखते हैं, उसके रंग रूप आकार का पता लगाते हैं। इसके द्वारा देखकर वह संदेश मस्तिष्क को जाता है, मस्तिष्क हमारा उसका ज्ञान कराता है कि यह वस्तु किस प्रकार की है। तो आज हम मानव नेत्र के विभिन्न अंगों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए मानव नेत्र, ह्यूमन आई। मानव नेत्र, ह्यूमन आई। तो मानव नेत्र क्या होता है, देखते हैं उसके अलग अलग भागों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर भाग है दर्पण पटल। यह भाग क्या होता है, यह मानव नेत्र के चारों तरफ एक आवरण बनाता है, एक आवरण बनाता है। इस प्रकार से चारों ओर से क्या बनाता है, एक आवरण बनाता है, जिससे यह बाहरी चीजों से इसकी सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दर्पण पटल। याद रखना है, दर्पण पटल। फिर उसके बाद आते हैं सामने मुख में। तो इसका जो सामने भाग होता है, एक सफेद गोलाकार भाग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्निया। इसको क्या बोलते हैं, कार्निया बोलते हैं। और यही जो भाग है हमारा, जो व्हाइट व्हाइट पार्ट दिखता है आंखों में, जो सफेद वाला भाग दिखता है, इसी कार्निया से हमारा प्रकाश होकर आंख में हमारा जाता है। फिर उसके पीछे यह एक द्रव भरा रहता है, जली द्रव। और उसके बाद होता है हमारा आइरिस। तो नेत्र में जब इस प्रकार से मानव नेत्र है मान लीजिए, और उसमें यह जो गोल वाला पार्ट होता है, क्या होता है, आइरिस होता है। यह प्रायः काले रंग का, भूरे रंग का अथवा नीले रंग का भी पाया जाता है। ठीक है, काले। और इसी में से प्रकाश होकर जाता है, इससे ही प्रकाश होकर जाता है। और आइरिस के बीच में एक जो डार्क रहता है, उसको हम बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं, पुतली। फिर उसके बाद ये जो लगी है तंत्रिका, ये जो लगी है कोशिकाएं, पश्चमाभिका, ये क्या करते हैं, मानव नेत्र में एक लेंस रहता है, द्वि उत्तल लेंस, जिसमें एक उत्तल लेंस की फोकल दूरी अधिक तथा दूसरे की कम देती है। तो ये पश्चमाभिकी कोशिकाएं जो होती है, इस उत्तल लेंस की समंजन क्षमता को घटाती बढ़ाती हैं। इसका अर्थ यह है कि इसकी फोकस दूरी को कभी कम करती हैं, कभी ज्यादा करती हैं। मान लीजिए हमको अभी हम बाहर खड़े हैं सन की लाइट में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खड़े हैं। तो सूर्य के प्रकाश में खड़े होने से क्या होगा, हमारी आंखों में ज्यादा प्रकाश अंदर जाएगा, तो इससे हमें दिक्कत हो सकती है। तो क्या करेगी ये जो पश्चमाभिकी कोशिकाएं, ये इसको लेंस को कम कर देंगे, इसकी फोकस दूरी कम कर देंगे, और जिसके कारण हमारी आंखों में कम प्रकाश जाएगा। और यदि हम अंधेरे में जाते हैं, किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं जहां पर कोई भी लाइट नहीं जल रही है, तो वहां पर ये क्या करती है, लेंस को पतला कर देती है, अर्थात उसकी फोकस दूरी को बढ़ा देती है, जिससे हमारी आंख में अधिक से अधिक प्रकाश जाए और हम चीजों को देख सके। ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा दृष्टि पटल। दृष्टि पटल क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें जाती हैं आइरिस से होकर के, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह कहां पर बनता है, दृष्टि पटल अथवा रेटिना। इसको क्या बोलते हैं, रेटिना। और जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो हर चीज सीधा दिखाई देती, तो उल्टा कैसे बनता है। तो जब यहाँ पर यह बनता है प्रतिबिंब, तो होता क्या है, इसमें संवेदना उत्पन्न होती है, और यह जो दृष्टि तंत्रिका लगी है, इसके द्वारा वह सूचना हमारे मस्तिष्क में जाती है, और मस्तिष्क उस चित्र को, उस किसी भी वस्तु के आकार को, उसको सीधा करके अपने दिमाग में सेव कर लेता है। तो इस प्रकार से हमारी ह्यूमन आई कार्य करती है। आई होप आपको ह्यूमन आई समझ में आ गया होगा। इसको नोट करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके फिगर जो है, डायग्राम, उसको बनाने की एक प्रैक्टिस जरूर करना, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखते हैं प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। इन चीजों को हमने पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा है। यदि आपने पिछले चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है, तो पहले उस वीडियो को देखिए, पहले समझिए कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, तभी ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा, वरना यह चैप्टर बहुत अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखते हैं मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो यह मान लीजिए मानव नेत्र है, और यहाँ पर इसका क्या रखा हुआ है, लेंस, और इसके सामने कोई वस्तु रखी है इस प्रकार से। इससे जब प्रकाश की किरणें जाएंगी, प्रकाश की किरणें, तो यह कहां पर जाके मिलेंगी, हमारी रेटिना पर। कहां पर जाके मिल जाएंगे, रेटिना पर। ठीक है, इस प्रकार से मिल जाएगी, और इससे आभासी किरणें जा रही हैं।
तो यह कहां पर जाके मिल जाएंगे, रेटिना पर। तो इन दोनों किरणों के जहां पर मिलते हैं उससे हमें क्या प्राप्त होता है, उल्टा चित्र प्राप्त होता है, उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और उस इमेज को हमारी जो ये दृष्टि तंत्रिका होती है वह मस्तिष्क को भेजती है और मस्तिष्क को सीधा करके हमें उस वस्तु का ज्ञान कराता है तथा उसका कैसा रंग रूप है, आकार कैसा है, इन सभी चीजों को ज्ञान कराता है। तो इस प्रकार से हमारा प्रतिबिंब बनता है, जो चीजें हम देखते हैं। इसको नोट करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, समंजन क्षमता। तो समंजन क्षमता क्या होती है, किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए अपनी मानव नेत्र द्वारा, या मान लीजिए मानव नेत्र है, इस कोई वस्तु रखी है इसके सामने, तो इसको स्पष्ट देखने के लिए इसका प्रतिबिंब कहां पर बनना चाहिए, रेटिना पर बनना चाहिए, यहाँ पर रेटिना पर बनना चाहिए। यदि वह प्रतिबिंब या इमेज रेटिना पर नहीं बन रहा है तो हमें वस्तु क्या होगी, स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगी। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले एक चीज को समझते हैं कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनना अति आवश्यक है। मान लीजिए कोई वस्तु अनंत पर रखी है, बहुत ज्यादा दूरी पर रखी हुई है, तो उसको देखने के लिए हमारा नेत्र जो होता है बिल्कुल फ्री होता है, बिल्कुल आराम से, और नेत्र लेंस क्या हो जाता है, पतला होता है, पतला हो जाता है, उसकी फोकस दूरी अधिक हो जाती है और उसको आसानी से देखते हैं बिना किसी तनाव के। यदि वस्तु अनंत पर रखी है, यदि वस्तु को हम अपने करीब में लाते हैं, नजदीक लाते हैं, तो क्या होते हैं, पश्चिमाभी पेशियां जो होती हैं, जो अभी हमने पढ़ा है, पश्चिमाभी पेशियां क्या करती है, नेत्र गोलक को बढ़ा देती है, नेत्र गोलक जो होता है, नेत्र लेंस का गोलक, उसको बढ़ा देती है और इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है या कह सकते हैं फोकस दूरी होती है, उसको क्या कर देती है, कम कर देती है। तो इससे थोड़ा सा तनाव पड़ता है देखने के लिए, वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए तनाव पड़ता है, क्योंकि हमें इमेज कहां पर बनाना है, इमेज बनाना है रेटिना पर। यदि रेटिना पर नहीं बनेगा तो क्या होगा, हमें प्रतिबिंब या वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। वस्तु को देखना है तो इमेज रेटिना पर ही बनना चाहिए। तो दूर वस्तु है तो बड़ा हो जाएगा या पतला हो जाएगा, ठीक है, हमारा जो लेंस लगा हुआ। और फिर इस प्रकार से यदि वस्तु को नजदीक लाते हैं तो नेत्र गोलक जो होता है हमारा क्या हो जाता है, ज्यादा गोल हो जाता है और उसकी जो वक्रता त्रिज्या वह कम हो जाती है। तो फिर से हमारा प्रतिबिंब कहां पर बनता है, रेटिना पर। और दृक् तंत्रिकाएं जो है वह मस्तिष्क को संकेत भेजते हैं और मस्तिष्क द्वारा हम वस्तु को देख पाते हैं। तो आइए इसको समझते हैं क्या होता है। आंख की पेशियों द्वारा, पेशियां कौन सी हैं, पश्चिमाभी पेशियां, आंख की पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को ही आपकी समंजन क्षमता कहते हैं। तो यह जो पेशियां हैं, जो पश्चिमाभी पेशियां, ये क्या कर रही हैं, नेत्र लेंस को समायोजित कर रहे हैं, कभी छोटा कर दे रहे हैं, कभी बड़ा कर दे रहे हैं, कभी इसकी फोकस दूरी घटा दे रहे हैं, कभी इसकी फोकस दूरी बढ़ा दे रहे हैं। तो इस प्रकार के समायोजित करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, आंख अधिकतम दूर स्थित वस्तु को देख सकती है, वह दूर बिंदु कहते हैं। जो अधिकतम दूर आप जहां तक भी देख सकते हैं, अधिक से अधिक दूर, तो वह बिंदु क्या कहलाएगा, आंख का दूर बिंदु कहलाएगा। और सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कहां पर होता है, अनंत पर होता है, यह बात ध्यान में रखना है। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कहां पर स्थित होता है, अनंत पर स्थित होता है। उसके बाद आंख न्यूनतम स्थित जिस वस्तु को स्पष्ट देख सकती है, हम वस्तु को तो बहुत ज्यादा अभी नजदीक से देख सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देख सकते। तो आंख न्यूनतम स्थित जिस वस्तु को स्पष्ट देख सकती है निकट बिंदु कहलाता है। तो आंख जो है जिस बिंदु को निकट से निकट देख सकते हैं क्या कहलाता है, निकट बिंदु कहलाता है। सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर, याद रखना है। सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु की दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। आपको यह जरूर याद रखना है। और समंजन क्षमता यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, दृष्टि दोष तथा उसके संशोधन। तो दृष्टि दोष होते क्या है, जो हमारी आंख में कुछ कमियां आ जाते हैं, कुछ रोग आ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं। जिसमें से कुछ मुख्य दृष्टि दोष हैं जिनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे तथा उनको किस प्रकार से सही किया जा सकता है, उनके निवारण क्या है और कारण क्या है, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दृष्टि दोष क्या होते हैं। तो जब नेत्र की जो समंजन क्षमता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, जो यह नेत्र लेंस को कभी पतला कर देता है, कभी मोटा कर देता है, या समायोजित करने की क्षमता क्षीण हो जाती है, मतलब कि कम हो जाती है, तो क्या होता है, नेत्र में
दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इससे क्या होता है, हमें वस्तु धुंधली दिखाई पड़ती है, कभी स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती, कभी कभी तो दिखाई ही नहीं पड़ती। तो इस प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। और उम्र के साथ साथ क्या होता है, ये दोष अधिक दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जो हमारी पश्चिमाभी पेशियां हैं, जो इस नेत्र, जो यह नेत्र लेंस इसको समायोजित करती है, वह जो होती है काफी वीक हो जाती है, उनकी वीकनेस बढ़ जाती है, जिस कारण से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसमें मुख्य प्रकार के दोष है हमारा निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, और है हमारा जरा दूरदृष्टिता, जरा दूरदृष्टिता। तो ये इस प्रकार के कुछ मुख्य 3 दोष है, जिनको हम एक एक करके 1 बाय 1 पढ़ेंगे। और इसका निवारण किस प्रकार से किया जाता है। होता क्या है, दोष उत्पन्न हो जाते हैं जब यह हमारा समायोजित नहीं होगा, जो हमारा नेत्र लेंस वह समायोजित नहीं होगा, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वह रेटिना पर नहीं बनेगा। और यदि रेटिना पर नहीं बनेगा तो दृक् तंत्रिकाएं जो हैं, जो हमारी मस्तिष्क को संकेत भेजती है, उनके द्वारा संकेत हमारे मस्तिष्क को नहीं पहुंचता है, इसलिए हमें वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती, या धुंधली दिखाई पड़ती है, साफ दिखाई नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से दृष्टि दोष हो जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इस दोष के कारण हमें नजदीक की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। जी आप सही सुन रहे हैं। इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष नाम है, परंतु इसमें निकट की तो वस्तुएं हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती हैं, लेकिन अधिक दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं। ऐसा होता क्यों है, आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पहले जानते हैं इसके कारण क्या क्या है, यह किस कारण से होता है। इसमें नेत्र का जो दूर बिंदु होता है, जो अनंत पर स्थित होता है, जैसा कि हमने बताया सामान्य नेत्र के लिए नेत्र का दूर बिंदु कहां पर होता है, अनंत पर होता है। वह अनंत पर ना होकर कुछ पहले आ जाता है बिंदु। तो इस कारण इसका जो प्रतिबिंब बनता है, वह रेटिना, यहाँ पर यह रेटिना से पहले बन जाता है। क्योंकि इसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा है, इसलिए इस दोष का नाम क्या पड़ा है, निकट दृष्टि दोष। इसलिए इस दोष का क्या नाम पड़ा, निकट दृष्टि दोष। तो इसके मुख्य कारण क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए, जिसके कारण फोकस दूरी कम हो जाती है। मतलब जो यह नेत्र लेंस का जो यह लेंस लगा होता है, जो उत्तल लेंस, इसकी वक्रता बढ़ जाती है, इसकी गोलीय यह जो होती है यह बढ़ जाती है। तो इसकी क्या हुई, फोकस दूरी कम हो गई। जब फोकस दूरी कम हो गई तो इसको दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं। नंबर 2, नेत्र लेंस की रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। यदि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बहुत अधिक हो जाए तो क्या होगा, यह जो गोलक है, नेत्र गोलक है, इसका आकार बढ़ जाता है, या कह सकते हैं इसका व्यास बढ़ जाता है। इस कारण से हमें निकट दृष्टि दोष होता है। बात करते हैं इसके निवारण की। तो निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है, क्योंकि इसके जो लेंथ है देख सकते हैं, इस लेंथ में क्या होता है, उत्तल वाला अधिक हो जाता है। जो उत्तल लेंस होता है वह अधिक गोलीय हो जाता है, इसलिए क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। तो इसको समायोजित करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का। वह भी उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो वह उसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करता है। तो यह है हमारा निकट दृष्टि दोष, जो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हुआ क्या, जो यहाँ पर प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही थी, वह उस व्यक्ति को यहाँ पे इस पॉइंट से आते ही प्रतीत होगी, परंतु जब इसको हम इसके पहले क्या लगा देंगे, अवतल लेंस। क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को अपसारित कर देता है, किरणों को फैला देता है। इस कारण वह क्या हो जाएगा, अनंत तक दिखाई पड़ने लगेगा। उस व्यक्ति की जो नेत्र क्षमता होगी वह बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, दूरदृष्टि दोष।
दूरदृष्टि दोष होता क्या है, यह बिल्कुल निकट दृष्टि दोष के अपोजिट होता है, बिल्कुल उसके विपरीत होता है। जैसा कि हमने निकट दृष्टि दोष पढ़ चुके हैं, अब दूरदृष्टि दोष में देखते हैं क्या होता है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती। इसमें क्या होता है, उसको पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष। इसके कारण क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो नेत्र लेंस जो होता है उसकी वक्रता मतलब उसका जो गोलीय आकार होता है वह कम हो जाता है, जिससे इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। यह एक कारण होता है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। यह जो नेत्र गोलक होता है इसमें नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, इसलिए नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाए, या चूंकि इसकी दूरी कम हो जाएगी तो यह नेत्र गोला जो है इसका व्यास भी कम हो जाएगा। निवारण के लिए क्या करते हैं, देखते इसमें होता क्या है, या इस प्रकार से नेत्र गोलक होता है और उसमें यहाँ पर यह द्वि उत्तल लेंस लगा रहता है, द्वि उत्तल लेंस लगा रहता है। तो जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, स्वस्थ मनुष्य के लिए दूर बिंदु कहां पर होता है, अनंत पर, और निकट बिंदु कहां पर होता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। परंतु जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होता है उसका जो बिंदु होता है वह 25 सेंटीमीटर ना होकर 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर चला जाता है, अधिक दूरी पर चला जाता है। अतः इसका प्रतिबिंब जो बनता है वह पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब इसके निवारण के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें अपसारिता का गुण बढ़ जाता है, क्योंकि प्रकाश की किरणें अधिक फैल जाती हैं। तो इसलिए हम इसमें अभिसारी लेंस मतलब कि उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जो कि किरणों को पुनः अपने सही जगह पर भेज देता है और हमें प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता है, रेटिना पर प्राप्त होता है। और उच्च फोकस दूरी के अभिसारी लेंस मतलब कि उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। तो यह इसका निवारण हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग लगाए जरा दूरदृष्टिता। तो जरा दूरदृष्टिता, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए जरा दूरदृष्टिता। तो जरा दूरदृष्टिता क्या होता है, यह रोग जो होता है मुख्यतः वृद्धावस्था में होता है। वृद्धावस्था में क्या होता है, हमारी पेशियां कमजोर हो जाती हैं, उसमें वीक पड़ जाती हैं। तो इस कारण से जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो पेशी होती है लेंस को वह छोटा बड़ा करती है, उसको समायोजित करती है। तो उस कारण से हमारी आंख जो होती है, ह्यूमन आई, वह स्पष्ट रूप से वस्तुओं को देखती है, चाहे वह वस्तु दूर हो या फिर नजदीक हो, बिना किसी तनाव के। परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आयु बढ़ जाती है, तो उसमें होता क्या है, वह पेशियां कमजोर पड़ जाती हैं और लेंस को समायोजित नहीं कर पाती, नेत्र लेंस को समायोजित नहीं कर पाती। इस कारण से यह रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ना तो स्पष्ट दिखाई पड़ती है नजदीक की वस्तुएं, ना तो दूर की वस्तुएं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, यह दोष मुख्यतः वृद्धावस्था में होता है। यह दोष लेंस अथवा सिलेरी पेशियों की लचक कम हो जाने के कारण उत्पन्न होता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति ना दूर की वस्तुएं साफ देख पाता है और ना ही नजदीक की। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, आइए इसको समझते हैं। यह हमारा नेत्र गोलक है, यहाँ पर हमारा क्या है, द्वि उत्तल लेंस है। तो इसमें एक दूर बिंदु होता है जो कि हमारा होता है अनंत पर। कहां पर होता है, अनंत पर। दूर बिंदु अनंत पर होता है। तो यह दूर बिंदु अनंत पर ना होकर अनंत से पहले आ जाता है, अनंत से पहले आ जाता है। और एक हमारा होता है नजदीक बिंदु, जो कि हमारा कहां पर होता है, 25 सेंटीमीटर मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। और यह भी जो होता है 25 सेंटीमीटर ना होकर 25 सेंटीमीटर से थोड़ा आगे हो जाता है। तो इस कारण से हमारे नेत्र में जो कमी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, जरा दूरदृष्टिता। तो इसमें होता क्या है, दोनों कमियां आ रही, ना तो दूर की स्पष्ट देख पा रहा है, ना फिर नजदीक की। तो आप बताइए हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे। पहले हम पढ़ चुके हैं, जब अनंत की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती तो हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का। और जब नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं तो उसमें हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर हम द्वि उत्तल अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। उसका ऊपरी पृष्ठ जो रहेगा वह अवतल का रहेगा और निचला पृष्ठ कैसा रहेगा, उत्तल का रहेगा। अवतल पृष्ठ क्या करेगा, दूर की वस्तुएं स्पष्ट देखने में सहायता प्रदान करेगा, और जो उत्तल होगा, उत्तल पार्ट क्या करेगा, नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता प्रदान करता है। उचित फोकस दूरी के द्वि अवतल उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं जरा दूरदृष्टिता के लिए। आप इसको नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो इसमें होता क्या, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का जो अपवर्तन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। यदि आपने प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो वह वीडियो पहले देख लीजिए, फिर इस चैप्टर को पढ़िए, क्योंकि फिजिक्स जो है वह रिलेटेड होता है, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले सीरियल वाइज देखिए, पहले इसका फर्स्ट चैप्टर देखिए फिजिक्स का, फिर उसके बाद यह सेकंड चैप्टर देखिए। तो आइए देखते हैं प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच में स्थित होता है। तो प्रिज्म क्या होता है, दो समतल पृष्ठों के बीच में स्थित एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो समतल पृष्ठ किसी कोण पर झुके होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म बोलेंगे। यदि इसके हम संरचना की बात करें तो इसमें 3 समतल पृष्ठ होते हैं, एक्चुअली 2 तो होते हैं, इस प्रकार से होता है प्रिज्म। उसका सामने वाला भाग त्रिभुजाकार होता है और इधर साइड वाला भाग कैसा होता है, आयताकार। कैसा होता है, आयताकार, और इधर का भी आयताकार। और यह क्या है, हमारी फर्श है, यह भी क्या होती है, आयताकार होती है। और जो साइड वाला पार्ट है हमारा, जो साइड वाला पार्ट है वह कैसा होता है, त्रिभुजाकार, सामने का और पीछे का भाग कैसा। आपने यदि पिकनिक वगैरह पर जाते हैं कोई, तो उसको देखा होगा, जो कैनवास लगाते हैं, कैनवास में जो कपड़ा लगता है इधर उधर से, वह कैसा होता है, इस साइड से आयताकार होता है, इस साइड से भी आयताकार होता है। उसके सामने का भाग कैसा होता है, त्रिभुज के आकार का, और पीछे का भी भाग कैसा होता है, त्रिभुज के आकार का। और यह जो इसमें जो होती है क्षैतिज भूमि जो होती है वह भी कैसी होती है, आयताकार होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म जस्ट इसी प्रकार से होता है। तो यह हो गई प्रिज्म की बात। और इसमें जो 2 समतल पृष्ठ होते हैं उनके मध्य के कोण को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तक कोण। क्या बोलते हैं, अपवर्तक कोण, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण भी बोलते हैं, प्रिज्म कोण। तो इसमें जब प्रकाश किरण पड़ती है तो यह किसी अन्य माध्यम क्या होता है, तो इससे प्रकाश किरण क्या होती है, जब इस पर यदि अभिलंब खींचा जाए इस पृष्ठ पर, तो क्या होगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। यदि यह विरल माध्यम है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो किस तरफ जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। फिर से यहाँ पर अभिलंब खींचा जाए तो फिर से क्या होगा, फिर से सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। इस प्रकार से प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। तो इसमें होता क्या है, हम प्रिज्म को त्रिभुजाकार बनाते हैं। सबसे पहले यह बात समझ लीजिए, त्रिभुज के आकार का प्रिज्म हम बनाते हैं यहाँ पर। तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ता है, या कहता है श्वेत प्रकाश, तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, और अपने मार्ग से विचलित होकर जब यह बाहर निकलता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में। इसी को हम क्या बोलते हैं, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। इससे पता चलता है श्वेत प्रकाश में कितने रंग पाए जाते हैं, 7 रंग पाए जाते हैं। और यह एक क्रम में होता है जिस क्रम का नाम है विबगयोर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो यह क्रम में हमें प्राप्त होता है। इस क्रम को हम, यह जो क्रम प्राप्त होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम यदि पूछा जाए या वर्ड विक्षेपण, क्या बोलते हैं, वर्ड विक्षेपण या फिर स्पेक्ट्रम कहते हैं। यदि पूछता है एग्जाम में कि स्पेक्ट्रम क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे, यदि किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर वह अपने 7 अलग अलग रंगों में विभाजित होता है, जिसका क्रम है विबगयोर, मतलब कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इस क्रम में विभाजित होने की घटना को हम क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। होता क्या, बैंगनी रंग जो होता है इसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है, इसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है, तो इसलिए यह अधिक विचलित होता है। यह अधिक जाना तो इसको इधर चाहिए था, इस तरफ, परंतु यह अधिक ज्यादा विचलित हो जाता है।
और जो लाल होता है, रेड कलर होता है, उसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। इस कारण से यह अपने मार्ग से कम विचलित होता है। इसी प्रकार से ये जितने भी कलर हैं सूर्य के प्रकाश में, जितने भी 7 कलर दिखाई पड़ रहे हैं, इन सब के तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है। अपने तरंग दैर्घ्य की अलग होने के कारण से इनका विक्षेपण भी अलग होता है। ये अपने मार्ग से उसी क्रम में विचलित होते हैं। इसलिए हमें सूर्य के प्रकाश में 7 रंग दिखाई पड़ते हैं। तो इसका प्रयोग किया था सर आइजैक न्यूटन ने। दो प्रिज्म रख के किया था। यहाँ से श्वेत प्रकाश गुजारा था और यहाँ पर हमें 7 रंग प्राप्त हुए थे। फिर यहाँ पर से यह 7 रंग फिर से क्या प्राप्त हुआ था? श्वेत प्रकाश। इससे निष्कर्ष निकाला गया था कि यह प्रिज्म के द्वारा घटना नहीं हो रही है। यह किसके कारण है? यह प्रकाश का ही एक गुण है। प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं, जो कि हमारे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो यह 7 रंग हमारे सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होते हैं और इसकी प्रघटना आप देख सकते हैं इंद्रधनुष के रूप में आपको दिखाई पड़ती है। कभी कभी जब अधिक वर्षा होती है तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है, ऐसी स्थिति बन जाती है जिसके कारण से वायु में जो होता है वह जल की छोटी छोटी बूंदे रुक जाती हैं, ठहर जाती है और वह प्रिज्म के आकार का बना देती हैं। और प्रिज्म से गुजरने पर जो सूर्य का प्रकाश है वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो हमारे सामने इंद्रधनुष की घटना होती है। आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडल में आपको काफी जगह पर अपवर्तन देखने को मिल जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। आपको पता है अपवर्तन कब होता है? जब 2 माध्यम होना चाहिए, 2 पारदर्शी माध्यम होंगे तभी क्या होगी? अपवर्तन की घटना होगी। एक माध्यम सघन तथा दूसरा विरल होना चाहिए। एक जैसे माध्यम में अपवर्तन नहीं होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। नंबर 1 बात, आपने देखा होगा कभी कभी आग जल रही है, ठीक है, या कुछ चीजें पक रही हैं किचन में, तो वहां पर क्या होता है? कुछ झिलमिलाहट दिखती है हल्की सी। ऐसा किस कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। किस कारण होता है? अपवर्तन के कारण। क्योंकि जहां पर आग जल रही है वहां की वायु कैसी हो जाएगी? गर्म हो जाएगी और गर्म वायु के कण क्या होंगे? दूर दूर हो जाएंगे, इसलिए वह थोड़ा कम सघन होगी ठंडी वायु की अपेक्षा। ठंडी वायु की अपेक्षा गर्म वायु कम सघन होगी, कह सकते हैं, या विरल होगी। कम सघन या फिर बोल सकते हैं विरल होगी। और जो ठंडी वायु होगी वह कैसी होगी? हमारी सघन होगी। तो इसलिए हमें जो प्रकाश की किरणें जाती हैं वह क्या होती हैं? अपवर्तित हो जाती है। तो क्योंकि निरंतर ये वायु चलती रहती है, इसलिए कभी किरणें सीधे जाते हैं, कभी नहीं पहुंचती हैं। इस प्रकार से वह झिलमिलाती हुई हमें वस्तुएं नजर आती है वहां पर। और तारे, इसी कारण से हमें तारे जो होते हैं टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि तारों की जो दूरी है अत्यधिक है। अत्यधिक दूरी होने के कारण उनसे आने वाला प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचता है तो वायुमंडल में क्या है? हमारे वायु भरी हुई। और यहाँ से जब प्रकाश आएगा तो यहाँ पर इनकी घनत्व के कारण कहीं पर वायु का घनत्व अधिक है, कहीं पर कम है। ऊपर वायु का घनत्व कम होता है, इसलिए यह हल्का सा ऐसे मुड़ जाती है, फिर हल्का सा ऐसे मुड़ जाती है। तो कुछ इस प्रकार से जब ये वायुमंडल में पहुंचती पृथ्वी के तो कुछ इस प्रकार से मुड़ जाती है। यहाँ पर कोई प्रेक्षक खड़ा है मान लीजिए, वह देखता है तो उसको तारा क्या देखता है? कभी प्रकाश पहुंचता है, कभी नहीं पहुंचता है, इसलिए वह टिमटिमाता हुआ तारा नजर आता है। तारा क्या उसको नजर आता है? टिमटिमाता हुआ। और इसी कारण तारे की जो वास्तविक स्थिति है उससे वह अधिक ऊंचा भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसलिए तारा है तो यहाँ पर, परंतु यह सीधी रेखा में बनाया जाए तो यह हमको यहाँ पर नजर आएगा। कहाँ पर नजर आएगा? यहाँ पर, अधिक ऊंचाई पर नजर आएगा। तो यही कारण है तारों के टिमटिमाने का। यह भी घटना किसकी है? अपवर्तन के कारण। और यह भी एक वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। अब एक क्वेश्चन आता है, तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं, परंतु जो ग्रह होते हैं या उपग्रह होते हैं, जैसे चंद्रमा हो गया, उपग्रह वह हमें टिमटिमाता हुआ क्यों नहीं दिखाई देता? तो चंद्रमा जो है उसकी दूरी कम है, परंतु तारों की जो दूरी है वह अत्यधिक मानी जाती है और वह
बिंदु के रूप में नजर आते हैं, इसलिए उनमें अपवर्तन की घटना अधिक होती है। इसमें अपवर्तन की घटना हो नहीं पाती, इसलिए यह हमें टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं। तो ये 3 रीजन हो गए वायुमंडलीय अपवर्तन के। और इसके कारण होते हैं, जैसा सूर्योदय होता है, जब सूर्योदय होता है, यह हमारी पृथ्वी है, यह हमारी पृथ्वी है और इधर से यह सूर्य है, समुद्र के नीचे है। परंतु जब इससे प्रकाश किरण चलेगी यहाँ पर, तो प्रकाश का वायुमंडल में आने पर क्या होगी, हल्का सा मुड़ जाएगी, फिर हल्का सा मुड़ जाएगी। यहाँ पर कोई प्रेक्षक खड़ा है, प्रेक्षक खड़ा है, तो वह जब देखेगा तो उसको क्या दिखाई पड़ेगा, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो इसलिए उसको वह सूर्य कहाँ पर दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। इसलिए सूर्योदय के समय सूर्य हमें थोड़ा सा पहले दिखाई पड़ता है, सूर्य उगने से थोड़ा सा पहले। यह ज्यादातर मैदानी इलाकों में काफी टाइम पर देखने को मिलता है। तो यह भी एक वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। आप इसको नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है, जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है, तो यदि उस माध्यम में कोई कण उपस्थित है, जैसे कि हमारे वायुमंडल से प्रकाश गुजरता है, तो इस वायुमंडल में कौन कौन से कण उपस्थित है, धूल के कण उपस्थित है, धुएं के कण तथा वायु के कण भी विद्यमान रहता है। तो इन छोटे छोटे कणों से टकराकर प्रकाश का कुछ भाग फैल जाता है, चारों दिशाओं में फैल जाता है, और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। फिर से समझते हैं इस बात को। जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से गुजरता है, यदि उसमें कुछ छोटे कण या सूक्ष्म कण विद्यमान है, जैसे धूल, धुएं के कण, वायु के कण विद्यमान हो, इन कणों से टकराकर प्रकाश जो होता है वह फैल जाता है। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और इसी घटना के कारण टिंडल प्रभाव होता है, जो आप 9th में पढ़ चुके हैं। टिंडल प्रभाव क्लास 9th में आप सबने पढ़ा होगा। टिंडल प्रभाव क्या होता है, जब प्रकाश किरण किसी कोलाइडी कण से टकराती है तो वह फैल जाती है या उसका मार्ग दिखाई देने लगता है। इस घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे जंगलों में प्रकाश का इस प्रकार से दिखाई पड़ने लगता है मार्ग, उसको हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब टिंडल प्रभाव में होता क्या है, प्रकाश के जो कण फैलते हैं, प्रकीर्णन की जो घटना होती है, उसमें किस प्रकार से होती है घटना, जो सूक्ष्म कण है, कुछ कण अति सूक्ष्म होते हैं, वह कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश के फैला देंगे। जैसे कि अभी हमने बताया, बैंगनी जो होता है, बैंगनी या फिर बैंगनी की जगह पर हम नीला रंग को, ब्लू रंग को ज्यादा प्रयोग में लाते हैं। तो सूक्ष्म कण इससे टकराकर क्या होता है, नीले रंग को अधिक फैला देते हैं, परंतु जो बड़े कण हैं वह लाल रंग को, रेड कलर को प्रकीर्णित कर पाते हैं। छोटे कण इसको प्रकीर्णित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य अधिक है, इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, अधिक होती है। और बैंगनी और नीले की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, कम होती है, इसलिए इसको छोटे कण प्रकीर्णित कर देंगे, बड़े कण जो होते हैं वह प्रकीर्णित नहीं कर पाते हैं। बड़े कण किसको करते हैं, लाल को। और इसी कारण से हमारे आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश आता है, जैसे वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वायुमंडल में सूक्ष्म कण, अत्यंत बहुत सारे सूक्ष्म कण विद्यमान है, उनसे टकराने पर नीले रंग का क्या होता है, प्रकीर्णन हो जाता है, और वह प्रकीर्णित होकर जब हमारी आंखों पर पड़ते हैं तो हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है। परंतु जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो उनको आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, काला, क्योंकि वहां पर कोई भी धूल कण नहीं है। जब धूल कण नहीं है तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो प्रकीर्णन में होने के होगा ही नहीं, तो हमारी आंखों तक क्या पहुंचेगा, प्रकाश पहुंचेगा ही नहीं। इस घटना के कारण उनको आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है, ब्लैक दिखाई पड़ता है। ये एक रीजन है। और एक है कि जो लाइट आपने देखी होगी, सिग्नल जो बनाए जाते हैं, जैसे ट्रेन में खतरे के सिग्नल या कहीं पर भी, तो वह रेड कलर के, किस कलर के बनाए जाते हैं, लाल रंग के या फिर रेड के रखते हैं, रेड कलर के बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी तरंगदैर्ध्य अधिक होती है, अतः यह अधिक दूर तक जा सकता है, यह छोटे कणों से प्रकीर्णित नहीं होगा। इसका रीजन क्या है, इसके मार्ग में छोटे कण आएंगे तो उनसे वह प्रकीर्णित नहीं होगा, उनको वह क्रॉस करके निकलता चला जाएगा। यदि बड़े कण आते हैं तो उनसे थोड़ा प्रकीर्णित होगा, इसलिए काफी दूर तक चला जाता है और काफी दूर से हमें लाल रंग दिखाई पड़ता है। इसलिए खतरे के सिग्नल हमेशा लाल रंग के
बनाए जाते हैं। और इसका देखते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन का एक और प्रभाव है, जो सूर्य होता है, सूर्य वह सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय हमें लाल क्यों दिखाई पड़ता है। तो होता क्या, सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय यह हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर यह क्या हमारा वायुमंडल है। जब सूर्य उदय होगा तो इस साइड से, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो यहाँ पर सूर्य उदय हो रहा है, और जब यहाँ से यह चलेगा तो इसको देख सकते हैं वायुमंडल का बहुत सारा ट्रैवल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगी। तो इसमें जो नीला रंग होता है या बैंगनी रंग होता है, वह ऑलरेडी क्या होता है, प्रकीर्णित होकर अलग हो जाता है और केवल हमारी आंखों तक लाल रंग ही पहुंच पाता है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होती है, इसलिए केवल लाल रंग ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। इसलिए हमें सूर्य कैसा दिखाई पड़ता है, लाल दिखाई पड़ता है। परंतु जब दोपहर का समय होता है, जब सूर्य हमारे जस्ट सर के ऊपर होता है, तो यहाँ पर इसको देख सकते हैं कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है, कम डिस्टेंस तय करनी पड़ती है, जिसके कारण से सूर्य में श्वेत या फिर पीला दिखाई पड़ता है। फिर सूर्यास्त के समय फिर से इधर अधिक वायुमंडल में अधिक इसके प्रकाश की किरण को दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण हमारे नीले और बैंगनी रंग पहले ही प्रकीर्णित हो जाते हैं और हमारी आंखों तक कौन सा रंग पहुंचता है, केवल लाल रंग पहुंचता है। तो यह कई सारे प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो इसी के साथ हमारा यह भी चैप्टर कंप्लीट होता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी इलेक्शन चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो जाने के बाद हमारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सब तैयारी करते रहिए और स्टडी करिए, ऑनलाइन पढ़िए या फिर ऑफलाइन पढ़िए, परंतु स्टडी अपनी जारी रखिए। पेपर होने की पूरी संभावना है और शायद 24 मार्च से पेपर हो सकते हैं। इलेक्शन के जस्ट बाद क्या हो सकता है, हमारे एग्जाम यूपी बोर्ड के लागू हो जाएंगे। और यदि आपको वीडियो यह पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।